अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरम नंबर 2 रिवाइज करने जा रहे हैं। थ्योरम नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ एक्सटेंडेड। हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड हम अगर एक्सटेंड कर दें, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज़ इन मेजर, अगर हम उसकी वैल्यू की बात करें, इज़ ग्रेटर देन आइदर ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यानी कि आपको यहाँ पर कहा है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल पहले से ए बी सी मौजूद है। अगर मैं इसकी एक साइड को एक्सटेंड कर दूं, फॉर एग्जांपल सी से आगे मैं ई तक एक्सटेंड कर दूं, तो आपके पास यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा। तो आपके पास यहाँ जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ, फॉर एग्जांपल ये पूरा एंगल आपका एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स ए और बी हैं। आपके पास यहाँ कहा गया है कि आपके इंटीरियर एंगल्स आइदर ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये एक्सटीरियर एंगल बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे प्रूफ करना है। गिवन हमें एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें एक्सटीरियर एंगल ए सी ई मौजूद है। ए सी ई आपके पास यहाँ पे एक एंगल है और यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि मेजर ऑफ एंगल ए सी ई इज़ ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल ए एंड मेजर ऑफ एंगल ए सी इज़ ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल बी। या तो हमारे पास ए से ये बड़ा होगा या हमारे पास बी से बड़ा होगा, दोनों से ये बड़ा है। आपको यहाँ पर इस थ्योरम में ये बात प्रूफ करनी है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए हमें थोड़ी सी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम यहाँ पर सपोज करेंगे, लेट करेंगे ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी। ये आपका मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट ए सी का। ओ से हम उसे डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा आप ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट बी ओ, बी से लेके ओ तक आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और उसे एक्सटेंड करेंगे टूवर्ड्स पॉइंट डी, इस तरीके से कि आपके पास बी से लेके ओ तक और O से लेके D तक का डिस्टेंस बराबर हो। आपके पास यहाँ पे OD शुड बी इक्वल एंड इक्विवेलेंट टू OB। और ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट है ये मिड पॉइंट से पास होनी चाहिए, आपके पास जो पॉइंट O है। और आप एक लाइन सेगमेंट CD ड्रॉ करेंगे जो आपके पास D पॉइंट को टच कर रहा होगा। तो ये कुछ हमारी कंस्ट्रक्शन थी। अब प्रूफ के ऊपर चलते हैं। आपके पास यहाँ पर डायग्राम सिर्फ ट्राइंगल ए बी सी गिवन थी, आपने सी तक उसको खुद एक्सटेंड किया। उसके बाद आपने एक खुद से लाइन ड्रॉ की बी से लेके ओ तक, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी, और इतनी एक्सटेंड की कि आपके पास बी से लेके ओ तक का डिस्टेंस जितना था उतना ही डिस्टेंस ओ से लेके डी तक का होगा। और जहाँ पे डी पॉइंट आया वहाँ पर आपने सी से डी को मर्ज कर दिया, मैच कर दिया। अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। आपके पास स्टेटमेंट इन ट्राइंगल ए ओ बी, और ये होता है सिंबल कॉरेस्पॉन्डेंस का, ट्राइंगल सी ओ डी। यहाँ पर आपके पास दो ट्राइंगल डायग्राम में बन रही हैं ए ओ बी। अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूँ तो आपके पास ये एक ट्राइंगल है ए ओ बी और आपके पास दूसरी ट्राइंगल है सी ओ डी। तो यहाँ पर आपके पास सी ओ डी, ये एक ट्राइंगल है सी ओ डी। ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस हैं। अब ये कॉरेस्पॉन्डेंस सीखने के लिए आपको पोस्टुलेट एक सीखना पड़ेगा। हम चलते हैं पोस्टुलेट की तरफ पहले। तो एक पोस्टुलेट नंबर 14 है आपका, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, जिसको SAS पोस्टुलेट भी आप कहते हैं। इसमें आपको क्या बताया गया है कि इन अ गिवन ट्राइंगल, इन अ गिवन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं और उनकी दो साइड्स और एक एंगल, एंगल कौन सा, इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल को मैं यहाँ पे कनेक्टिंग एंगल भी कह सकता हूँ। तो जो एंगल इन दोनों साइड को आपस में कनेक्ट कर रहा होगा उसको आपकी किताब ने इंक्लूडेड एंगल का नाम दिया है। तो अगर आपके पास टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट, तो आपके पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल दूसरा होगा, अगर उसकी भी दो साइड और इंक्लूडेड एंगल आपस में बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, इन ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस आपकी मैच होनी चाहिए। नंबर 1, एक साइड दोनों की बराबर होनी चाहिए, यानी कि ए बी शुड बी कॉन्ग्रुएंट विद साइड पी क्यू, और एंगल B शुड बी कॉन्ग्रुएंट विद एंगल Q। सिमिलरली साइड BC शुड बी कॉन्ग्रुएंट विद साइड QR। तो अगर दो साइड और एक एंगल आपस में सेम है,
इक्वल है तो आपके पास यहाँ पर कहा जा सकता है कि बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब इस पोस्टुलेट को समझने के बाद हम वापस अपने थ्योरम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके पास थ्योरम के अंदर जो बात की गई है वो सेम वही है जो भी हमने पोस्टुलेट में डिस्कस की कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD आपके पास A से लेके O तक, अगर मैं डायग्राम की तरफ वापस आऊँ, A से लेके O तक और दूसरी ट्रायंगल में O से लेके C तक का डिस्टेंस बराबर है। तो यहाँ पे आपके पास क्योंकि अगर लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाए AC तो आपके पास AC एक लाइन सेगमेंट थी जिसमें O वॉज द मिड पॉइंट। इसका मतलब ये O से लेके A तक का डिस्टेंस और O से लेके C तक का डिस्टेंस बराबर होगा। ये हमने कंस्ट्रक्शन जो की उसके अंदर सारी बातें डिस्कस की गई हैं। दूसरा आपके पास एंगल AOB, यहाँ पर आपके पास एंगल AOB ये वाला एंगल है और दूसरा आपके पास एंगल COD, एंगल COD ये वाला है। तो बेसिकली आपकी कुछ डायग्राम इस तरीके से बन रही है। तो ये दोनों एंगल्स अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो थ्योरम नंबर 1 में आपने पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलरली आपके पास साइड BO और साइड DO ये हमने खुद एक्सटेंड किया था, खुद ड्रॉ की थी। तो B से लेके O तक और O से लेके D तक की जो लाइन है ये आपस में इक्वल होगी। ये हमारी कंस्ट्रक्शन में हमने खुद डिसाइड किया था। तो क्योंकि आपके पास ट्रायंगल में OD इज़ इक्वल टू OB, यहाँ पर आपके पास ये 3 पॉइंट्स अगर सेम आ रहे हैं, आपके पास तीनों कंडीशन मैच हो रही है, तो हमने अभी पोस्टुलेट पढ़ा है। आपके पास यहाँ पे कहा जा सकता है कि देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज़ कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल COD। और यही बात हमारी SAS पोस्टुलेट में की गई थी। SAS पोस्टुलेट क्या कहता है? 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉरस्पॉन्डेंस टू द अदर ट्रायंगल। तो ये आपका SAS पोस्टुलेट था। थर्ड पॉइंट आपके पास यहाँ पर इसी तरीके से अगर दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर मैं ट्रायंगल AOB ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से ये AOB है, और दूसरी ट्रायंगल अगर मैं ड्रॉ करूँ COD तो वो कुछ इस तरीके से आपके पास COD यहाँ पर मौजूद है। आपके पास एंगल A और एंगल OCD आपस में एक जैसे। ये क्यों एक जैसे हैं? बिकॉज ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल्स। अगर मेरे पास OAB यानी कि एंगल A और OCD यानी कि एंगल C की बात की जाए, यहाँ क्योंकि एंगल C अलग है और OCD अलग है। एंगल C आपके पास ये इंटीरियर एंगल है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं OCD की। तो इसके मुताबिक मैं इसको अगर थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आपके पास यहाँ पे एंगल A शुड बी इक्वल एंड इक्विवेलेंट टू एंगल OCD। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको मैं Z रूल कहता हूँ। Z रूल के मुताबिक अगर आपके पास कोई इस तरह की डायग्राम बन रही है जिसमें Z आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये भी एक थ्योरम है, आगे हो सकता है आप पढ़ें, लेकिन यहाँ पर आपको ये हेल्प करेगा ताकि आपको समझ आ जाए। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो आपके पास ये एक तरीके से Z ड्रॉ हो रहा है, तो जो एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल यहाँ पर भी होना चाहिए। तो इसके मुताबिक आपके पास यहाँ पर ये पॉइंट प्रूव हो रहा है, एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल OCD। और इसकी रीज़न क्या है? बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर आपके पास यहाँ पर एंगल A एंगल OCD के बराबर है, तो हमें पता है कि हमारे पास एंगल ACE ये बराबर है एंगल OCD और एंगल DCE के। अगर डायग्राम की तरफ जाएं तो आपके पास ये पूरा एंगल ACE है, इसको हमने ब्रेक किया एंगल OCD में और एंगल DCE के अंदर। तो आपके पास यहाँ पर पूरी डायग्राम के अंदर अगर ये पूरा आपके पास एक्सटीरियर एंगल है, तो ये बेसिकली दो एंगल्स की वजह से मिलके बना है। आपके पास OCD एक एंगल है और दूसरा एंगल DCE है। यहाँ पे आपके पास ये दो एंगल्स का सम एंगल ACE के बराबर है, और यही बात आपको यहाँ पर इधर स्टेटमेंट में लिख के बताई है। इसका रीज़न क्या है? एंगल एडिशन पोस्टुलेट। एंगल एडिशन पोस्टुलेट पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था।
एंगल एडिशन पोस्टुलेट कहता है कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय देयर नॉन कॉमन आर्म्स। अगर आपने यहाँ पर पोस्टुलेट सही से नहीं पढ़े हुए, आपने चैप्टर 11 के कॉन्सेप्ट सही से नहीं लिए हुए, तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप चैप्टर 11 अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये सारी टर्म्स वहाँ पर काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस की हैं। यहाँ पे आप वो टर्म्स इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ आपने कहा कि अगर मेरे पास एंगल ACE बराबर है एंगल OCD प्लस एंगल DCE के, तो यहाँ पे क्योंकि एंगल A बराबर था एंगल OCD के, तो मैं कह सकता हूँ कि आपके पास यहाँ पर एंगल ACE की मेजरमेंट इज़ ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल OCD, क्योंकि ये वाला एंगल तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये अगर हम हटा दें तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। और क्योंकि लॉजिकल भी है कि आपके पास एंगल ACE ये पूरा एंगल है, और अगर मैं कहूँ सिर्फ इस एंगल के कंपैरिजन में तो एंगल ACE बड़ा है एंगल OCD के। और क्योंकि आप पीछे प्रूफ कर चुके हैं कि आपके पास यहाँ पे एंगल ACE बड़ा है एंगल OCD के, और OCD एंगल आपका एंगल A के बराबर था, इन पॉइंट नंबर 3 आप प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपके पास जो सवाल के अंदर बोला गया था प्रूफ करने को कि आपका मेजर ऑफ एंगल ACE इज़ ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल A, वो बात यहाँ पर आपने प्रूफ कर ली है। तो इसकी रीज़न अब हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 5 में आपके पास होल इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट। यहाँ पर मतलब ये है कि आपके पास जो एंगल ACE है ये बड़ा एंगल है, होल एंगल है, और आपके पास जो OCD है ये पार्ट ऑफ दिस एंगल है। तो ज़ाहिर है एक सिंपल सी रीज़न है। और यहाँ पर आपके पास जब पुट कर देंगे एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल OCD, जो हमने प्रूफ किया है पॉइंट नंबर 3 में, तो यहाँ पर उसकी रीज़न आपने लिख दी। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन में, आपके थ्योरम में इस चीज़ को प्रूफ करने को कहा था, जो कि आपने यहाँ पर प्रूफ कर लिया है। सिमिलरली आपसे सेकंड पार्ट में कहा था कि एंगल ACE इज़ ग्रेटर देन एंगल B, ये बात आपको प्रूफ करनी है। तो अगर आप इसी सेम प्रोसीजर से प्रूफ कर लें तो आपके पास ये पॉइंट भी प्रूव हो जाएगा। ये थ्योरम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं जो कि चैप्टर नंबर 11 में हमने सीखी थी, और इसमें थोड़ी लॉजिक ज़्यादा अप्लाई हो रही है। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप इस थ्योरम को एक दफ़ा दोबारा पीछे जाके देखें। जब तक आप इसको 2-3 दफ़ा नहीं देखेंगे, अगर आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं तो आपको ये थ्योरम समझ नहीं आएगा। उम्मीद है यहाँ पर अगर आप पहली दफ़ा भी देख रहे हैं तो आपको समझ आ जाए। कोशिश पूरी थी कि डिटेल में मैं इसको डिफ़ाइन कर दूँ। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।